कतिपय कारणों से एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे विगत हफ्ते की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं पर। झारखंड के सांसद धीरज साहू के यहाँ आयकर की छापेमारी देश भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। साहू के उड़ीसा संस्थान से 300 करोड़ से ज्यादा की करेंसी नोट मिले हैं। इस बात को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। हम समझेंगे आखिर इस पूरे माजरे का अंत क्या होने वाला है। दूसरी खबर है युवाओं का उत्पात। आपने गौर किया होगा, खबरों में सुर्खियां बनी हुई हैं। 6 युवा अरेस्ट हो चुके हैं, उसमें एक महिला भी है। लोग अपने अपने स्तर से इस घटना की समीक्षा कर रहे हैं। कोई इसे आतंकवादी घटना से जोड़ रहा है तो कोई भगत सिंह की राह बता रहा है। हम जानेंगे इस घटना के मूल में क्या है। और तीसरी खबर जो चर्चा में है, जाने माने पूर्व न्यायाधीश रोहिंग्टन एफ नरीमन का एक लेक्चर। न्यायाधीश नरीमन ने जिस ढंग से वर्तमान केंद्र सरकार को कुछ घटनाओं को लेकर घेरा है, वह वाकई चौंकाने वाला है। उनके बयान को समझा रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार उत्तम सेनगुप्ता। ये जरूर इंटरेस्टिंग है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जो है वो वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स जारी किए गए हैं, और वो फोटोग्राफ्स एंड जानकारियां जो हैं वो रूलिंग पार्टी या शासक दल जो है भारतीय जनता पार्टी, उन तक पहुंच रही है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने उसका इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई देखिए इनके सांसद क्या कर रहे हैं और इन लोगों से हम लोगों को फिर भाषण सुनना पड़ेगा ईमानदारी पर। तो ये तंज था, ये उनका तंज था, ये व्यंग्य था वगैरह वगैरह, लेकिन वो शायद बहुत संगत नहीं था, बहुत लाजमी नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री को इंतजार करना चाहिए था पूरी छानबीन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाए और वो जो है वो बताएं। दूसरी गौरतलब बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स कौन कितना देता है उसको जारी करना बंद कर दिए। ये 10 साल पहले जो है लोग जारी करते थे कि भाई सबसे ज्यादा इनकम टैक्स फलाने फलाने लोगों ने दिया, फिल्म स्टार्स इतने दिए। हैरानी ये हुई थी कि उस समय मुकेश अंबानी का नाम टॉप 10 में नहीं आया या टॉप 100 में भी नहीं आया। तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी, और मुझे इसलिए भी हैरानी हुई थी कि जो 2 सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर्स थे, 2011 या 2012 का फिगर होगा, तो वो उड़ीसा के थे, और वो एक अहलुवालिया साहब थे और एक श्रीमती पटनायक थी, जिनके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था, और वो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वो पे कर रहे थे, राइट। तो ये एक अजीब सी विडंबना है कि भाई इनकम टैक्स जो है जो देते हैं और जो कितना देते हैं वहां पे वो कॉन्फिडेंशियल होता है और वो डिपार्टमेंट जारी नहीं करती। तो फिर छापेमारी में जब आपको ये मिलता है वहां पे, उसको आप उजागर करते हैं और वो भी सिलेक्टिवली करते हैं कि भाई आज तक मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि पिछले 10 साल में किसी बीजेपी के सांसद के यहाँ रेड हुई हो और वहां ये पकड़ाया गया हो या इस तरह के फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए गए हों। एक 2021 में कानपुर के एक व्यवसायी, वो इत्र व्यवसायी थे, कोई जैन साहब थे, और वो भाजपा के करीबी बताए जाते थे। उनके यहाँ करीब 250 करोड़ रुपया का कैश बरामद हुआ था, और उस समय जो है वो काउंटिंग मशीन्स वगैरह लेके वो दिखाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, अगर कोई क्लर्क है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और इंजीनियर है, उसके यहाँ अगर 50 करोड़ या 100 करोड़ का कैश बरामद हो, तो ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि भाई ये पैसे आपको किसने दी? आपका व्यवसाय तो है नहीं, तो आपको ये पैसे कहाँ से आए?
तो ज़ाहिर है कि वो शक ये होता है कि भई वो घूस का पैसा होगा, वो किसी काम करवाने के लिए या कुछ काम रुकवाने के लिए उनको पैसे दिए गए होंगे। लेकिन जब आप किसी व्यवसायी के यहाँ ये पैसे मिलते हैं वहाँ पे, तो तब ये सवाल उठता है कि भई ये वर्किंग कैपिटल है या ये बैंक से लिया गया पैसा है, ये कर्जा है वहाँ पे, क्या है ये? ये कहाँ से आया है? इसका स्रोत क्या है वहाँ पे? क्योंकि या तो आपने कुछ बेचा होगा, या आपने कुछ खरीदा होगा, या आपने कोई कर्जा लिया होगा, तो तभी इतने पैसे आ सकते हैं, है ना? तो इसकी सफाई जो है ये तो इनको देना पड़ेगा और इसकी छानबीन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी करना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन इसमें एक पक्ष है, वो पक्ष ये है कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो ये कहा गया था कि भई हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें आज ये पता है कि 2016 में जहाँ पे करीब 17 लाख करोड़ रुपया कैश इन सर्कुलेशन था वहाँ पे, कैश इन सर्कुलेशन, मार्केट में 17 लाख करोड़ रुपए जो है घूम रहा था। और वो आज बढ़ के जो है करीब 32-33 लाख करोड़ रुपया हो गया है वहाँ पे। तो ज़ाहिर है कि ये आरबीआई का आंकड़ा है, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है और ये डबल हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपको डिजिटल पेमेंट के बावजूद लोग अब चाय पीने के लिए पेटीएम से पैसा देते हैं वहाँ पे। वो ₹10 चाय है तो वो अपना मोबाइल खोल के जो है वो देते हैं और ये भारत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यूपीआई जो गेटवे बना है ऑनलाइन पेमेंट का, ये विश्व में एक मिसाल है। लेकिन इसके बावजूद अगर कैश इन सर्कुलेशन डबल हो गया 2016 से, इसके बावजूद अगर मार्केट में इतना कैश घूम रहा है, तो इसका कुछ तो कारण होगा और कुछ विफलताएँ भी होंगी कि भई व्यवसाय करने में दिक्कत होती है। बैंक जो है वो बहुत बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है वहाँ पे, या लोग जो है कैश पर जो है विश्वास अभी भी बहुत ज़्यादा करते हैं वहाँ पे। और ये बात समझा जा सकता है। क्योंकि जैसे गाँव से जो लोग तेंदूपत्ता खरीदते हैं, बीड़ी बनाने के लिए या सिगरेट के लिए, या साल सीड्स खरीदते हैं, अगर 5,000, 10,000, 15,000 आदिवासियों से 100, 150 गाँव से आपको ये जमा करना है या खरीदना है, तो ज़ाहिर है कि आप ये चेक तो नहीं दे सकते। आप 15,000 चेक तो आप नहीं इश्यू करेंगे और आप ये सबको मोबाइल से, वॉलेट से, पेटीएम से पेमेंट भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप महुआ खरीद रहे हो या साल सीड खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, तो वो कैश से ही अपना ट्रांज़ैक्शन होता होगा। और धीरज साहू का ये कहना कि भई हम शराब के व्यवसाय में 100 साल से ये कर रहे हैं, तो वो बात भी सही है, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि रांची में इनका परिवार जो है वो काफ़ी संपन्न परिवार रहा है और इनके बारे में किसी ने कहा कि भई आज़ादी के समय इन्होंने 45 लाख रुपया और कितना 45 किलो सोना इन्होंने दान किया था वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई में वगैरह-वगैरह। ये सब मुझे पता नहीं है कि ये सही है, गलत है, लेकिन ये लोग बताते हैं। और ये पता है कि भई इनके बहुत सारे व्यवसाय हैं वहाँ पे और ये बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि जैसे आपको याद दिलाऊँ कि 2014 के आसपास सीबीआई की एक रेड पड़ी थी, एक बिरला गेस्ट ऑफिस में दिल्ली में। बिरला ग्रुप के एक ऑफिस में रेड पड़ी थी और 25 करोड़ रुपया जो है वो कैश बरामद हुआ था। और उसमें बिरला ग्रुप की तरफ से ये सफाई दिया गया था कि साहब दिवाली आ रही है और दिवाली के लिए जो तोहफ़ा बँटना है, उस तोहफ़े के लिए जो है ये पैसा रखा गया था। हुँ। उसी के आस-पास एक रेड हुआ था सहारा ग्रुप का एक गेस्ट हाउस में, वो भी दिल्ली में हुई थी, वो ग्रेटर कैलाश वन में। और उस गेस्ट हाउस से अकाउंट्स बरामद किए गए थे, जिसमें ये दिया गया था कि 2013 और 2014 में किन-किन राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को कितने पैसे कब, कहाँ पहुँचाया गया और वो भी करोड़ों में था और उसको जो है फिर दबा दिया गया वहाँ। फिर नोटबंदी के समय आपको याद दिलाऊँ कि महेश प्रसाद शाह नाम के एक सज्जन वहाँ पे, वो गुजरात में जो है वो 13,000 करोड़ रुपया जो है उन्होंने जमा किया था। और उस समय ये अखबारों में आया था कि भई ये 13,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया?
कैश कैश जमा कर रहे हैं। जो नोटबंदी हो गई वो कैश को जमा कर रहे थे और 13,000 करोड़। और ये महेश प्रसाद शाह जो है बहुत साधारण परिवार के थे और इनसे जब पूछताछ की गई तो पता ये चला कि वो कह रहे हैं कि ये पैसा मेरा नहीं, हुँ, हुँ। ये पैसा मेरा नहीं है, मैं दूसरों के लिए जो है ये जमा कर रहा हूँ। और ये बात उस समय कई बार अखबारों में भी आया था कि भई जिनके पास पैसे थे, वो लोग अपने कर्मचारी के नाम से या जो घर में काम करने वाले घरेलू काम करने वाले लोग थे, उनको इन्होंने पैसे दे दिए। मंदिरों में पैसे दे दिए कि भई आप अपना पैसा बता के इसको जमा कर दीजिए, हुँ, वहाँ हुँ। पे, है ना? तो हमारे यहाँ जुगाड़ जो है ये सब चलता रहा है वहाँ पे और कैश जो है ये अभी भी किंग है। माने लोग अब इतना पैसा अगर पकड़ा रहा है वहाँ हुँ, पे, हुँ। 2021 में एक छोटे व्यवसायी के यहाँ 250 करोड़ कैश पकड़ाता है। अब धीरज साहू जी के बिज़नेस के ये में प्रेमाइसेस में 350 करोड़ पकड़ाता है वहाँ पे। तो ज़ाहिर है कि कैश अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब उसका अर्थनीति में क्या असर पड़ेगा, राजनीति में क्या असर पड़ेगा, उसमें देश की व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा वहाँ पे ये तो सोचने लायक है वहाँ पे। सोचने की लेकिन बात है। उसमें हाँ, लेकिन उसमें किसी की दिलचस्पी लगती नहीं है। वो दिलचस्पी इसमें है कि भई किसको कितना कीचड़ उछाला जा सकता है, कितना राजनीतिकरण किया जा सकता है, कितना हुँ, राजनीतिक फ़ायदा लिया जा सकता है। हुँ। उस पर जो है वो ज़्यादा फ़ोकस है। फ़ोकस है, जी। बहुत सही कहा आपने। तो बहरहाल धीरज साहू के बाद अब हम थोड़ा और भी बात कर लें। एक घटना जो हुई संसद वाली घटना, जिसमें कि 4, एक 5, एक 6, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें 2 लड़के जो संसद में कूदे, उन्होंने येलो गैस डिस्पर्स किया वहाँ पे और उसके कारण एक अफरा-तफरी मची और अब तो खैर वो गिरफ्त में हैं। ये मसला क्या है? इस पर इस इस प्रकरण में एक व्यंग्य राजीव ध्यानी जी का मैंने देखा और हुँ, मुझे बहुत वो बढ़िया लगा। हुँ, क्योंकि राजीव ध्यानी जी का कहना है कि नौजवानों, ये आपने क्या गलती कर दिया? हुँ, ये आप वहाँ पे जाके आपने ये बेरोज़गारी की बात, गरीबी की बात आपने क्यों की? हुँ, आपको हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना चाहिए था, राम हुँ, मंदिर के बारे में बात करना चाहिए था, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करना चाहिए था, लेकिन आपने वो सब नहीं किया। अब ये उनका व्यंग्य था, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर इस तरह के बच्चे जो हैं वहाँ पे जाके हिंदू राष्ट्र के समर्थन में अगर नारा लगाते वहाँ पे, तो क्या उन पर कार्रवाई होती? हुँ, क्या वो जेल चले जाते? क्या उनको यूएपीए के प्रावधान में उनको गिरफ्तार किया जाता? ये एक सवाल है वहाँ पे। अब पार्लियामेंट में ज़ाहिर है कि उनका मकसद किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं था। हुँ, 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 क्योंकि वो गैस जो लेके गए वहाँ पे, तो वो हुँ, गैस जो है वो कोई बहुत खतरनाक गैस नहीं था, ये कहा जा रहा है। और सरकार की तरफ से ये कही जा रही है कि ये बहुत सामान्य घटना है, इसका तिल का ताड़ नहीं करना चाहिए। विपक्ष को जो है इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए वगैरह-वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत संगीन अपराध मानते हुए इनको आप कह रहे हैं कि साहब ये कोई साजिश कर रहे थे, ये कैसे मिले, सब अलग-अलग राज्य के हैं, सब कोई दक्षिण का है, कोई कलकत्ते का है कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई कहीं का है और ये लोग जो हैं वो किस तरीके से मिले वहाँ पे। तो एक तरफ आप इसको सामान्य घटना बता रहे हैं कि वही कोई मामूली मामला है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये बहुत संगीन अपराध है यहाँ पे। और इसमें साजिश शामिल है वहाँ पे। तो सरकार खुद ही जो है, ये बहुत साफ नहीं है कि ये सामान्य घटना है या संगीन अपराध है वहाँ पे। और गौरतलब बात ये है कि भई इन लोगों को ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर ये बेरोज़गारी के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं या अपनी बेबसी के बारे में बताना चाहते हैं वहाँ पे, हुँ, तो किसी भी गणतंत्र में उसकी व्यवस्था है कि आप सड़क पर जाके विरोध कीजिए, आप अपना धरना दीजिए, आप चिट्ठी लिखिए, वहाँ पे विरोध के कई तरीके हैं वहाँ पे। लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है कि विरोध के सारे तरीकों पर जो है रोक लगा दी गई।
आप चिट्ठी लिखिएगा तो उसका जवाब नहीं आएगा। आप आरटीआई एप्लीकेशन डालिएगा तो उसका कोई जवाब नहीं आएगा। आप धरना दीजिएगा तो आपको कहा जाएगा कि आप शहर के बाहर जाके धरना दीजिए। आप यहाँ धरना नहीं दे सकते। धरना देने के लिए आपको परमिशन पुलिस की इजाज़त की ज़रूरत है। और दिल्ली जैसे शहर में जो है 1 साल में 600 बार, दिल्ली जैसे शहर में 1 साल में 600 बार धारा 144 लागू की गई। और दिल्ली में जहाँ पे सरकारी दफ्तर है, जहाँ पे संसद भवन है, वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शंस पूरा साल भर लगा रहता है कि भाई प्रधानमंत्री का आवास है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, मंत्रालय है, सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे वगैरह-वगैरह। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आपको लगे रहते हैं पूरा साल भर। तो अगर नौजवानों को कहीं जाना है, और हम लोगों ने ये पिछले कई सालों में हमने देखा भी है कि किसान आंदोलन होता है तो उसको रोकने की कोशिश होती है। नौजवान अगर पैदल मार्च करते हैं तो उनको रोकने की कोशिश होती है वहाँ पे। कोई उपवास करना चाहता है तो उनको पकड़ के बंद कर लिया जाता है वहाँ पे। महिलाएँ अगर सड़क पर उतरती हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। तो ये विरोध प्रदर्शन के जो उपाय हैं, जो साधारण उपाय हैं, वो जो है बंद हो चुका है। और जो मीडिया में ये सारी खबरें जो आती थी, कि मुझे याद है कि हम लोग अखबारों में ये लिखते थे कि भई धरना स्थल पटना में जो सचिवालय है था, तो वो सचिवालय के पास एक जगह था जहाँ पे किसी भी दिन आप जाके 50 लोगों को आप धरने पर बैठे बैठे देख सकते थे, अलग-अलग मुद्दों पर। कहीं पे शिक्षक बैठे हुए रहते थे, कहीं किसान बैठे हुए रहते थे, कहीं मज़दूर हैं, कहीं कोई ट्रेड यूनियन है। और कई बार जो है रिपोर्टर्स वहाँ पे जाके उन लोगों से बात करके खबरें निकाला करते थे कि भई ये किस लिए बैठे हुए हैं। कोई 4 महीने से बैठा हुआ है, कोई 2 साल से बैठा हुआ है, कोई 100 दिन हो गया है, वगैरह-वगैरह। अब जो है वो आपको वो धरना स्थल कहीं नहीं मिलेगा, वो धरना स्थल खत्म हो गया। वो किसी को धरना देने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सुरक्षा का सवाल है। ये सुरक्षा का सवाल है, निहत्था नागरिक अगर प्रोटेस्ट करे वहाँ पे, तो राज्य को, देश को इससे खतरा है। हाँ, तो ये जो तर्क दिया जाता है, अब ये तर्क है या कुतर्क है, ये तो इतिहास तय करेगा वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे बच्चों का, ये नौजवानों का जो बैकग्राउंड हमारे सामने अभी तक आया है, तो उसमें नीलम नाम की जो महिला हैं, हरियाणा की हैं, जिंद की, तो वो नीलम जो है वो 35 या 37 साल की उम्र हो गई है उनकी। और वो जो है वो नेट क्वालीफाई की है, उनके पास एमए की डिग्री है, उन्होंने एमएड पास कर लिया है, लेकिन फिर भी उनको शिक्षक की नौकरी नहीं मिली। जबकि हमारे देश में जो है शिक्षकों की ज़रूरत है, शिक्षकों की कमी है, स्कूल्स में और कॉलेजेस में शिक्षक नहीं हैं, विश्वविद्यालयों में जो है वो एड हॉक टीचर्स बहाल किए जाते हैं, उनको हर एक 4 महीने पर बर्खास्त किया जाता है 1 दिन के लिए और फिर से उनकी बहाली होती है। तो एक तरफ आपके पास वैकेंसीज़ हैं, दूसरी तरफ आपको कमी है और तीसरी तरफ जो है आप अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अजीब-सा हालत है वहाँ पे, जिस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए गौर करना कि चाहिए। ये केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है। ये सुरक्षा का केवल सवाल नहीं है, ये केवल बेरोज़गारी की भी सवाल नहीं है। ये पूरी व्यवस्था का और समाज व्यवस्था का सवाल है और समाज किसको प्राथमिकता देता है। हाँ, वो प्राथमिकता किसको देता है? अब जैसे कड़वी लगेगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस देश के बहुत कम लोगों को कोई मतलब है पार्लियामेंट से। उनको पता नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। उनको पता नहीं है कि संसद में क्या हो रहा है, संसद में हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। क्या कानून पास हो रहा है, कैसे पास हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं पता। और ये हमारा गणतंत्र है। लेकिन अगर 2 लड़के कूद जाते हैं, वो संसद के विज़िटर्स गैलरी से अंदर में और गैस छोड़ देते हैं, तो संसद में भारी चूक हुई, सुरक्षा की चूक हुई, ये सुर्खियों में आ जाता है। लेकिन वहाँ पे बहस जो होता है, जो सवाल उठाए जाते हैं, जो कानून पास वही किए कर जाते हैं और किस तरीके से कानून पास किए जाते हैं, उस पर जो है चर्चा कम होती है। हाँ, कम होती है, तो सही कहा, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए।
बहुत सही। एक छोटा-सा और भी हम आपसे समझना चाहते थे। कि एक मिस्टर नरीमन का मामला जो है, जो उन्होंने एक लेक्चर जो दिया है मुंबई में, वह हुँ। बहुत चर्चा में है। अ, वास्तव में वो कहना क्या चाहते हैं? हमारे हिंदी दर्शकों के लिए आप बताइए। देखिए, जस्टिस नारिमन जो है, रोहिंटन नारिमन, वो सर्वोच्च न्यायालय से के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और बहुत ही उनको स्कॉलर के रूप में जाना जाता है, वो विद्वान हैं वहाँ पे। हुँ, और ये लेक्चर उन्होंने शुक्रवार को शायद दिया था। शुक्रवार को उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे में उन्होंने एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि भई संविधान पर भाषण था और उन्होंने कहा कि भई मैं बस इसी साल की बात करूँगा। हुँ, और वो उनका कहना था कि ये 2023 में कम से कम 3-4 ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिससे हमें चिंता होनी चाहिए वहाँ पे। और वो उनका कहना था कि संविधान को तोड़-मड़ोड़ कर जो है, हमारे भारतीय गणतंत्र को जो है वो दबाया जा रहा है या भारतीय बर्बाद गणतंत्र को हाँ, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो ये इन्फ्लुएंस किया उनका जा रहा है। मानना था। हाँ, तो उन्होंने शुरुआत किया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से और उन्होंने कहा कि इस साल की 2023 की शुरुआत हुई थी, एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से, जो बीबीसी हिंदुस्तान में भी नहीं दिखा रहा था, वो दिखा रहा था इंग्लैंड में। हाँ, और वो डॉक्यूमेंट्री जो है, ये सेकंड पार्ट था। ये 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, हुँ, उस पर। हुँ, 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 और ये नरेंद्र मोदी जी का क्या रोल रहा था, क्या भूमिका रही थी, नहीं थी, वगैरह-वगैरह, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री थी। हुँ, और उसमें नई बात ये थी कि भई अ, इंग्लैंड का जो विदेश मंत्रालय है, हुँ, उन लोगों से कोई दस्तावेज इनको मिला था और इन्होंने बातचीत की थी। हुँ, जो दस्तावेज 2002 का था, 2002 या 2003 का रहा होगा हुँ, और उसमें उनका कहना था कि सरकार ने जो है ये दंगे होने दिए वहाँ पे, हुँ, उस हुँ, समय के जो सरकार थी, वो होने दिए। तो ये एक प्रामाणिक दस्तावेज था, तो उसके बेसिस पे इन्होंने सोचा होगा कि ये ज़रूरी है और ये बताया जाना चाहिए। लेकिन बीबीसी ने जैसे ही वो जारी किया, तो हिंदुस्तान में सरकार ने उसको बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया वहाँ पे। और जबकि वो दिखा भी नहीं रहे थे हिंदुस्तान में। लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ भी छिपता नहीं है, तो वो जो है लिंक्स वगैरह आ गए और यूरोप से सारे लोगों ने शेयर किया और हिंदुस्तान में भी कई लोगों ने देखा। देखा उसको। हाँ, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आजकल तकनीक हुँ, ऐसा है कि उसको आप रोक नहीं सकते हैं और जितना आप सेंसरशिप कीजिएगा उतना वो बढ़ता जाता है। तो एक तो उसको ज़िक्र किया इन्होंने जस्टिस नरीमन ने और उसके बाद कहा कि ये बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री को बैन ही नहीं किया सरकार ने, उसके बाद बीबीसी के यहाँ टैक्स रेड लगाया। इनकम टैक्स की के छापे वगैरह पड़े और इनकम टैक्स के छापे जो दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर में हुआ वहाँ पे, तो उसमें सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जो जर्नलिस्ट या पत्रकार वहाँ पे काम करते थे या बाकी लोग काम करते थे, उनका सबका मोबाइल और लैपटॉप वगैरह जो है उसकी छानबीन की गई। तो ये हैरेसमेंट था, क्योंकि अगर आपको टैक्स के मामले में अगर कुछ पूछताछ करनी थी, तो आप अकाउंटेंट से पूछते, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पूछते। आप वो बैंक का स्टेटमेंट आप देखते, आप बैंक में छानबीन करते। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जिससे अकाउंट्स का कोई लेना-देना नहीं है, जो टैक्स देते नहीं हैं या टैक्स रिटर्न भरते नहीं हैं वहाँ पे, तो उनका भी अगर आप मोबाइल और लैपटॉप आप छानबीन कर रहे हैं, तो इसमें लगता है कि आपकी मंशा कुछ दूसरी थी, आपको हैरेस करने का मंशा कुछ था। करने की। तो रोहिंटन नारिमन का कहना था कि उस समय सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम जो न्यायालय है, हुँ, उसको इंटरवीन करनी चाहिए थी। ज़मीन का। क्योंकि वो कह रहे हैं कि भई जो मीडिया को दबाया जा रहा है, ये मीडिया को अगर आपने दबा दिया वहाँ पे, हुँ, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मीडिया ही एकमात्र ये है कि जो अ, सरकार पर सवाल उठाती है, जो न्यायपालिका पर सवाल उठाती है, जो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट पर सवाल उठाती है वहाँ पे। अब उसी को अगर आप दबा दीजिएगा वहाँ पे, तो फिर कुछ बचेगा नहीं वहाँ पे। तो एक तो उन्होंने ये ज़िक्र किया।
दूसरा उन्होंने ज़िक्र किया कि केरला के जो राज्यपाल हैं, उनको उनके पास विधानसभा में पास किया गया करीब 8 आज कानून, 8 बिल उनको भेजा भेजा गया था वहाँ पे। तो तरीका ये है कि जब बिल पास हो जाती है विधानसभा में, तो वो राज्यपाल की सम्मति के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। हाँ, ये कानूनन ये दस्तूर है। अब राज्यपाल के पास या तो वो उसको अपना असेंट दे दें, अपना सिग्नेचर करके उसको अप्रूव करके भेज दें वापस वहाँ पे, तो वो कानून बन जाता है। नहीं तो वो कुछ आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं कि भई हमें ये आपत्तिजनक लग रहा है और इसका जवाब आप दीजिए या इसको रेक्टिफ़ाई कीजिए, करेक्ट कीजिए, सही कीजिए इसको। तो वो कर सकते हैं। और तीसरा वो ये कर सकते हैं कि वो राष्ट्रपति के पास दिल्ली में हुँ, या केंद्र सरकार के पास वो रेफ़र कर सकते हैं हुँ, कि भई मैं असेंट नहीं दे रहा हूँ और मैं इनको वापस भी नहीं भेजा हूँ, लेकिन आपके पास भेज रहा हूँ, आप देखिए। हुँ, हुँ, अब रोहिंटन नारिमन का ये कहना है कि भाई ये पहले ये प्रावधान था कि राज्यपाल केवल उन्हीं कानूनों को या बिल्स को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं जिससे न्यायपालिका पर असर पड़े। कोई हुँ, ऐसा कानून हो कि जिसमें हाई कोर्ट पर के काम पर असर पड़े, तो फिर आप फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए आपको क्योंकि ये पूरे देश का सवाल हो जाता है। फिर किसी एक खास राज्य विशेष का मामला नहीं रहता है, वो पूरे देश का हो जाता है, तो उस मामले में राष्ट्रपति को ये विचार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हैं, वहाँ पे जो राज्यपाल। भाजपा में हैं और राज्यपाल हैं, तो इन्होंने 23 महीने तक 23 महीने तक इन्होंने उस पर कोई फैसला नहीं लिया, वो 8 बिल्स पर, वो लेके बैठे रहे, चुपचाप। और जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई वहाँ पे कि साहब ये काम ठप हो जाएगा, ऐसे तो काम ही नहीं होगा। हम कानून बना रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये 23 महीने से लगभग 2 साल से वो लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की और कहा कि ये नहीं हो सकता। आपको ये हक नहीं आपको ये हक नहीं है कि आप 5 साल के लिए बैठ जाइएगा, 3 साल के लिए बैठे रहिएगा, ये आपको हक नहीं। तो जैसे ही वो पंजाब के राज्यपाल के बारे में और केरल के राज्यपाल के बारे में दोनों सरकारें सर्वोच्च न्यायालय में गई थी, तो जैसे ही ये टिप्पणी आया, तो हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो खुद भी वकील हैं वहाँ पे, तो आरिफ मोहम्मद खान साहब तुरंत एक बिल जो है उसमें मंजूरी दे दी और बाकी 7 बिल जो है उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। अब राष्ट्रपति को भेज तो दिया, अब ज़ाहिर है कि राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार को रेफ़र करेगी और केंद्र सरकार उसको लेके बैठ जाएगी या कहेगी कि नहीं साहब ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विपक्ष की सरकार है। हो सकता है कि कोई कानूनी अड़चन हो, लेकिन कानूनी अड़चन हो तो वो राज्यपाल भी उठा सकते थे। लेकिन वो खुद नहीं उठा के, वो केंद्र सरकार से भी वो कंसल्ट करते ही हैं। वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ही हैं वहाँ पे। तो वो किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कंसल्ट करके वो अपना आपत्ति नहीं बता के जब वो भेजते हैं केंद्र सरकार को, तो इसका एक ही मकसद होता है कि भाई आप इसको ठंडे बस्ते में डाल दें। हाँ, तो अब रोहिंटन साहब का कहना ये है कि भई ये सुप्रीम कोर्ट ने ही ये दरवाज़ा खोल दिया था 2019 में, क्योंकि 2019 में जो रिस्ट्रिक्शन था कि भाई केवल जुडिशियरी को अफ़ेक्ट करने वाले बिल ही आप राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, उस रिस्ट्रिक्शन को आपने खत्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये कहा कि नहीं साहब राज्यपाल पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। राज्यपाल कुछ भी बिल चाहे तो वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब इसका मतलब ये है कि किसी विपक्ष का राज्य है अगर, किसी राज्य में अगर विपक्ष की सरकार है और वहाँ पे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर एक राज्यपाल हैं, तो वो राज्यपाल उस राज्य को ठप कर सकता है, क्योंकि वो कोई भी बिल पर दस्तखत नहीं करेगा। नहीं करेगा, वो हर एक बिल को जो है उस भेज पर देगा। वो रोकेगा और अगर रोकने का कोई कारण नहीं मिलता है उनको, आपत्ति करने की कोई कारण नहीं मिलता है, तो उसको वो केंद्र सरकार के पास भेज देगा। भेज देगा। और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति जो है इतने दिनों के अंदर फैसला करे।
1 महीने के अंदर फैसला करे या 3 महीने के अंदर फैसला करे। तो चूँकि प्रावधान नहीं है, तो ये लोग 5 साल भी इंतज़ार कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये इस खतरे की तरफ उन्होंने इशारा किया और इशारा कहा कि किया। साहब ये कानून की खामी है और ये राज्यपाल के अपने अधिकार का जो है दुरुपयोग है, वहाँ पे मिसयूज़ है और इसको रोकना चाहिए वहाँ पे। रोकना चाहिए। बहुत सही। तीसरा तीसरा इन्होंने ये कहा कि भई जो जम्मू एंड कश्मीर का 370 वाला जो आर्टिकल है, वो 370 का आर्टिकल जो है उसको एब्रोगेट किया था सरकार ने 2019 में और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कानूनी करार कर दिया। तो उसमें रोहिंटन नरीमन का ये कहना है कि साहब 2 चीज़ें हुई। हुँ, एक तो है कि 2018 से जम्मू हुँ, एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। र अ, आखिरी चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में 2014 में हुई। हाँ, और 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया वहाँ पे। आपको याद होगा कि बीजेपी की ही सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी वहाँ पे, है ना? तो उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और राष्ट्रपति शासन को लागू करने माने संविधान में जो प्रावधान है, वो प्रावधान ये है कि आप 1 साल से ज़्यादा आप राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रख नहीं सकते कर हैं। सकते। और अगर आपको करना है, हुँ, तो आपको फिर राज्य सरकार के जो राज्य विधानसभा की जो ये है, उससे आपको सहमति लेनी पड़ेगी और विधानसभा को भंग नहीं किया गया था। विधानसभा जो है वो सस्पेंडेड एनिमेशन में था, क्योंकि आप जोड़-तोड़ करके अब कोई भी सरकार बना सकती थी उस समय और बनाने की कोशिश भी हुई थी। जो उस समय के राज्यपाल जो है, उन्होंने कहा कि मुझे मिला नहीं, मेरी फैक्स मशीन राजभवन में काम नहीं कर रहा था वगैरह-वगैरह हुँ, और इसलिए हुँ, उन्होंने अपना सफाई दिया कि भई उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो रोहिंटन नरीमन का कहना ये है कि साहब आपको राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड करने के लिए आपको राज्य को बाँट के 2 यूनियन टेरिटरी करना ज़रूरी हो गया था। हुँ, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में फिर वो पाबंदी नहीं रहती हुँ, हुँ, कि भई आपको असेंबली से कंसेंट लेना है हुँ, और 1 साल से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट्स रूल नहीं रख सकते हैं, वो पाबंदी खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि उसका एडवांटेज लेते हुए केंद्र सरकार ने 2 टुकड़े में कर दिया उस राज्य को कि भई जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया वहाँ पे और लद्दाख को अलग कर दिया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया और उन वो पिछले ऑलमोस्ट 4 साल, साढ़े 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं वहाँ पे। तो नरीमन साहब का कहना है कि ये अब जो प्रावधान हो गया और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, तो इसके चलते किसी भी राज्य को ये किया जा सकता है। हुँ, किसी भी राज्य पे केंद्र सरकार अगर चाहे वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और उसको 2 टुकड़ा कर दे वहाँ पे। तमिलनाडु को 2 टुकड़ा कर दे, बंगाल को 2 टुकड़ा कर दे, बिहार को 2 टुकड़ा कर दे वहाँ पे। कोई भी राज्य को आप यूनियन टेरिटरी में 2 पोर्शन में आप बाँट सकते हैं और उसमें जो है आप 5-5 साल के लिए आप चुनाव नहीं करा सकते हैं और 5 साल के लिए जो है आप उसको भूल जाइए। फिर जो है वो केंद्र का शासन जो है वो चलता रहेगा। तो उनका कहना है कि भई ये गलत परंपरा है और इस परंपरा के तहत एक और परंपरा को तोड़ा गया और वो परंपरा है कि संविधान का संशोधन। अब संविधान का संशोधन जो है ये संसद का अधिकार क्षेत्र में आता है। ये पार्लियामेंट जो है वो संविधान को बदलने का उनको हक है। हाँ, तो कुछ संविधान के अंश हैं जिसमें लिए उनको राज्यों की भी सहमति चाहिए। सहमति चाहिए। कुछ कुछ संविधान के अंश ऐसे हैं जिसमें 2/3 की बहुमत चाहिए। कुछ संविधान के अंश है जिसमें आपको जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है वहाँ पे। कुछ संविधान के अंश हैं जिसमें सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अलग-अलग प्रावधान हैं, लेकिन ये विशेषाधिकार जो है ये संसद को है। संसद इन्होंने कहा कि ये जम्मू एंड कश्मीर के मामले में राष्ट्रपति का प्रोक्लेमेशन जो हुआ, हुँ, राष्ट्रपति ने जो अपना फरमान जारी किया वहाँ पे, हुँ, तो उस फरमान में उन्होंने एक तब्दीली कर दी हुँ, और वो तब्दीली ये किया उन्होंने कि राज्य के विधानसभा की सम्मति, उसके जगह पे उन्होंने संसद की सहमति लगा दिया। अच्छा। अब
पार्लियामेंट से आपको याद होगा कि 2019 के अगस्त में जो ये 370 का एब्रोगेशन हुआ या ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ बने, ये संसद ने पास किया था। ये जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा को तो सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा था, उसके बाद जो है खत्म ही कर दिया। तो इसलिए वो जो चीज़ है कि राज्य की विधानसभा की सम्मति, उसके बदले में उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि भई ये संसद की सहमति से होगा। और अब संसद की सहमति है तो उसका मतलब है केंद्र सरकार की सहमति। तो ये जो है ये फेडरल प्रिंसिपल्स जो है उसके खिलाफ। तो अब संविधान संशोधन करने का भी अधिकार जो है वो अगर केंद्र सरकार पे आपके पास हो जाए और राष्ट्रपति के पास हो जाए वहाँ पे, तो फिर संसद का कोई महत्व रहता नहीं। फिर संसद में आप किसी को चुन के भेजिए, जो पार्टी का बहुमत होगा, जो जिस पार्टी का बहुमत होगा, वो अपना मनमानी करेगा वहाँ पे। तो ये मोटे तौर पर जो है वो जस्टिस नरीमन का ये शंका है और डर है, और उनका कहना है कि ये सब रिव्यू होना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे आना चाहिए वहाँ पे। अब वो सुप्रीम कोर्ट आगे आएगी, नहीं आएगी, ये तो आगे का वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे अपनी बातचीत खत्म करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार फिर आपके साथ जो बातचीत हो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज मसले फिर से आप इसी तरह से इलस्ट्रेट करें, इसी तरह से हमें समझाएं कि हमारे दर्शकों तक ये बातें बहुत सरलता से पहुंच पाए। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को भी धन्यवाद, नमस्कार। आपने देखा इस शो को, करीब ये आधे घंटे से अधिक का 35 मिनट का ये शो था। हमें लगता है कि आप इसे पसंद करेंगे। अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।